सिकंदर। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, सिकंदर लिख दूंगा। और आपको पता है कि सिकंदर कहां का था, मकदूनिया। कहां का, मकदूनिया। मकदूनिया का शासक था, का शासक। फिलिप का क्या था, फिलिप का पुत्र था। क्या था, फिलिप का पुत्र था। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में, क्या, मात्र 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर शासक बना था। क्या बना था, सिकंदर शासक बना था। सिकंदर शासक बना था। उसके अलावा अगर एक प्रश्न और आए, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या, गुरु का नाम अरस्तु था। क्या, अरस्तु। अगर आपसे पूछे कि अरस्तु का शिष्य कौन था, तो कौन था, सिकंदर था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये तो देखो, ये फैक्चुअल डिटेल्स है, जो अगर प्रश्न में आए शायद, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि शायद पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या किया, इसको बता दिया हुआ है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका भारत में आक्रमण। क्या, इसका भारत में आक्रमण। तो सिकंदर का, यहां लिखेंगे, सिकंदर का भारत में आक्रमण। क्या, भारत में आक्रमण। तो सबसे पहले सिकंदर का भारत में आक्रमण कब होता है, तो याद रखिएगा, इसमें डेट क्या है, इसमें डेट हमको क्लियर नहीं मिलती है, डेट क्लियर में नहीं मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं 326 या कुछ लोग बोलते हैं 327 बीसी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिख लेंगे। क्या करेंगे, दोनों लिख लेंगे। 326 भी हो सकता है, 327 बीसी भी हो सकता है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि सारे लोग क्या हो सकें, जुड़ सकें। सारे लोग क्या हो सकें, जुड़ सकें। ठीक है, जुड़ने का प्रयास किया करिए। आप लोग क्या किया करिए, जुड़ने का प्रयास किया करिए। अगर ज्ञान चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रयास करिए कि आप लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें। ठीक है ना, जुड़ सके, इस चीज को याद रखिए आप लोग। ठीक है, राजीव कुमार, जय हिंद। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो सिकंदर का भारत में आक्रमण कब होता है, लगभग 326 से 327 बीसी में होता है। और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह सिकंदर आता है और आके वापस चला जाता है, पूरे भारत में अपनी विजय नहीं कर पाता। उसके पीछे का कारण क्या रहता है, तो बच्चे एक चीज थी इसके पीछे का कारण। जब सिकंदर भारत में आक्रमण करता है, तो तक्षशिला वाला क्षेत्र होता है, वो क्या होता है ना, कि वो कंधार वगैरह वाला क्षेत्र जो होता है, गंधार वगैरह वाला क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है अपने, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ, इन सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। वहां पे सबसे पहले वो तक्षशिला का शासक था, उस शासक का नाम था आम्भी। क्या नाम था, आम्भी उस शासक का नाम था। और आम्भी को क्या करता है, सिकंदर पराजित कर देता है। और आम्भी को पराजित करने के बाद, जय हिंद, जय हिंद। आम्भी को पराजित करने के बाद क्या होता है, तो आम्भी को पराजित करने के बाद बच्चे, आम्भी क्या करता है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और बोलता है कि सिकंदर जी, अगर आप भविष्य में कहीं भी आक्रमण करेंगे, तो मैं आपका क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। तो पहला ऐसा आक्रमण जिसमें भारतीयों द्वारा क्या होती है, बाद में सहयोग करने की बात दिखती है। और वो कौन था जिसने सिकंदर की सहायता की थी, तो तक्षशिला का शासक जो था, उसका नाम था आम्भी। इसने सिकंदर की बाद में सहायता की थी। ठीक है ना, इसने सिकंदर की बाद में सहायता की थी। इसी टाइम पे आगे होता क्या है, कि आगे जब वो बढ़ता है, सिकंदर सिंधु नदी को क्रॉस कर जाता है। और सिंधु नदी को जब क्रॉस करता है, तो झेलम और चिनाब, क्या, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में एक राजा का शासक था, एक शासन था, उस वंश का शासन था। उस वंश का नाम था पौरवा वंश। क्या नाम था, उस वंश का नाम था बच्चे, पौरवा वंश उस वंश का नाम था। और उसका एक राजा था जिसका नाम था पोरस। जिसका नाम क्या था, पोरस, उस राजा का नाम था। जैसे कि सिकंदर तक्षशिला के शासक आम्भी से पूछता है, इसी तरह पोरस से पूछता है, क्या आपको हमारी अधीनता स्वीकार है। जैसा आपको पता है, बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था बाद में इन दोनों के बीच में। जैसा कि है, पोरस बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने बोला, बिल्कुल भी मुझे आपकी स्वाधीनता क्या है, स्वीकार नहीं है। मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। अगर आप एक राजा हैं,
एक शासक हैं, अगर मेरा साम्राज्य आपको हड़पना है तो आपको मुझसे क्या करना पड़ेगा, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, आपसे मुझसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सिकंदर तो भैया सिकंदर ने बोला ठीक है, हम लड़ेंगे फिर लड़ाई, अगर आपको यही इरादा है, आपका यही इच्छा है तो ठीक है, एक काम करते हैं, आइए फिर लड़ाई होती है। होता क्या है कि इसी पे झेलम नदी के तट पर, किस पे, झेलम नदी के तट पे, जिसको प्राचीन काल में वितस्ता बोला जाता था और यूनानी शब्द में इसको हाइडे स्पीज बोला जाता है। क्या, हाइडे स्पीज बोला जाता है। सर कुछ समझ ना आ रहा है, कुछ समझ ना आ रहा है, शुरू से क्लास देखोगे तो समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिकंदर का भारत पे आक्रमण। क्या बात कर रहे हैं, सिकंदर का भारत पे आक्रमण। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चे, इस चीज को समझिए, मैं यहाँ पे मैप में आपको समझाऊं तो शायद समझ में आए, शायद आपको मैप में समझाऊं तो आपको समझ में आए। ये है भारत, क्या है, ये है भारत, और ये भारत का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। यहीं पे क्या है, दो नदियां हैं, एक क्या है, झेलम है, और एक क्या है, चिनाब नदियां है। इसके बीच में क्या क्या था, एक क्षेत्र था जो पौरवा वंश का क्या था, शासन था। किसका, पौरवा वंश का शासन था। जिसका शासक कौन था, जिसका शासक था उस टाइम पे कौन, पोरस। कौन था, पोरस था। कौन था शासक, पोरस शासक था। और पोरस और पोरस और किसके मध्य, पोरस और सिकंदर के मध्य, पोरस और सिकंदर के मध्य क्या होता है, पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है। यही युद्ध होता है, बात समझिए। मैं पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में आपको बता रहा हूं, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको चीजें समझ में बच्चे आएंगी। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। मैं आपको सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे जो दो नदियां थी, क्या, ये जो पौरवा वंश था ये दो नदियों के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब मैं आपको मैप में ही समझा देता हूं एकदम से, अब आप समझ ही लीजिए। कौन सी दो नदियां थी, एक नदी का नाम था झेलम। क्या था, एक नदी का नाम था झेलम, तथा दूसरी का नाम था चिनाब। क्या था, चिनाब जो था। इन दो नदियों के बीच में क्या, इन दो नदियों के बीच में पौरवा वंश क्या था, स्थापित था। पौरवा वंश स्थापित था, जिसका शासक पोरस था। और पोरस और सिकंदर के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। इस झेलम को क्या, इस झेलम को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, इस झेलम नदी को प्राचीन काल में आपको पता है कि वितस्ता के नाम से जाना जाता था। क्या, वितस्ता के नाम से जाना जाता था, वितस्ता नाम से इसको जाना जाता था। और यही नदी के तट पे, वितस्ता नदी के ही तट पे क्या होता है, युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के मध्य में। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। क्या, वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध। अगर आपसे पूछे किसके मध्य हुआ था तो आप बताएंगे ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। इस बार एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, इस चीज को याद रखिएगा। हाइडे स्पीच क्यों बोलते हैं, तो जैसे झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता बोला जाता था, इसी तरह झेलम नदी को यूनानी भाषा है ये हाइडे स्पीच। क्या, हाइडे स्पीच यूनानी भाषा है। और इसी हाइडे स्पीच को यूनानी भाषा को हाइडे स्पीच झेलम नदी के लिए यूज किया गया है। झेलम नदी जो है इसको यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच बोला जाता है। इसीलिए जो युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के मध्य उसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। क्या अब बच्चे आपको क्लियर है मैं कहना क्या चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, क्या ये चीजें अब आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए, बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके युद्ध का क्या परिणाम निकला, क्या आगे घटनाएं हुई। तो हाइडे स्पीच का युद्ध क्या था, क्या आपको समझ में आ गई? तो हाँ, मुझे जहां तक लगता है आपको बच्चे समझ में आ गई होंगे। हाइडे स्पीच का युद्ध प्रश्न पूछेगा, आप बताएंगे किस नदी के तट पे हुआ, तो आप बताएंगे कि झेलम नदी के तट पे हुआ। अगर आपसे पूछेगा किसके मध्य हुआ, तो आप बताएंगे सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है ना, ये इन सारी चीजों को आप बताएंगे। अब युद्ध का परिणाम क्या हुआ, परिणाम आपको जैसा पता है, परिणाम लास्ट में यही हुआ, बड़ी ही बहादुरी के साथ पोरस लड़ाई करता है। लेकिन लड़ाई में होता क्या है कि अंततः हार का मुंह देखना पड़ता है पोरस को, और पोरस हार जाता है।
पोरस बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, एकदम क्या किया कि एकदम तबाही मचा दिया मान लीजिए सिकंदर की सेना में, ठीक है। और सिकंदर की सेना परेशान हो गई कि कैसे इससे हम लोग जीतेंगे, लेकिन किसी तरह वो जीत गए और जब जीत करके पोरस को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके पोरस को सिकंदर के दरबार में सामने प्रस्तुत किया गया और उससे पूछा गया, प्रस्तुत किया गया और सिकंदर ने पूछा पोरस से कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने एक टुक जवाब दिया और बोला वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और इस बेबाकी आंसर को देख करके सिकंदर बहुत क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है पोरस के ऊपर और करता क्या है कि सिर्फ अधीनता को स्वीकार करने के लिए बोलता है और पोरस का जितना भी राज्य वो जीता रहता है, क्षेत्र जीता रहता है, पुनः बोलता है कि जाओ तुम अपने क्षेत्र में शासन करो, हम आपको क्या करते हैं, रिहा करते हैं, उसको छोड़ दिया गया। ठीक है बच्चे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये युद्ध की कहानी है, सिकंदर की पहली जवानी है।